नमस्कार, मैं हूं मुरारी सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आप सबका स्वागत है। खास मुलाकात में आज बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता, एनसीपी नेता हमारे साथ हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की भूमिका है इनकी वन नेशन वन इलेक्शन पे। सड़क से लेकर संसद तक बहस छिड़ी हुई है और हर कोई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना बयान रख रहा है। हमारे साथ एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बहस चल रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का और अमित शाह जी का जो ये एक सपना है और ये साकार करना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ये वन नेशन जैसे लोकसभा के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के इलेक्शन एक ही पड़ाव में होने चाहिए, एक ही वक्त होने चाहिए, इससे जो वोटर है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और अपनी जो भारत की इकोनॉमी है, इसमें हमें कॉस्ट कटिंग की बहुत ज़रूरत है कि इलेक्शन पे जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट के जो खर्चा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, पुलिस है, प्रशासन है, जितना भी इसमें यंत्रणा लगती है, बहुत बड़ी पैमाने पे जो यंत्रणा लगती है, उस पे बहुत बड़ा अमाउंट का खर्चा होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, तो इसमें सबसे पहले देश को फ़ायदा ये होगा कि देश का बहुत बड़ा एक खर्चे का हिस्सा जो है, वो इसमें बच जाएगा, कॉस्ट कटिंग होगी। यानी कि जो भी यंत्रणा लगनी है, तो वो आपको हर पड़ाव पे नहीं लगनी है। नहीं तो महाराष्ट्र में ही आप मान लो कई हिस्से में जाकर अगर आप इलेक्शन कर रहे हो, अलग-अलग डेट पे आप इलेक्शन कर रहे हो, बॉम्बे का अलग कर रहे हो, फिर कर्नाटक का कुछ अलग कर रहे हो, बेलगाम का कुछ अलग कर रहे हो। अलग-अलग जगह के ऊपर इलेक्शन करने से पुलिस की यंत्रणा भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है और इसमें सबसे बड़ा है कि ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा। वोटर लिस्ट एक ही बार निकल जाएगी, बार-बार वोटर लिस्ट का अमेंडमेंट नहीं होगा, बार-बार वोटर लिस्ट का प्रिंट नहीं होगा, तो ये सब खर्चे बचेंगे। तो ये सब खर्चे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी हालत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं चाहता हूँ इकोनॉमिक के अलावा इसके अंदर ये है कि वोटर्स का बड़ा फ़ायदा होगा कि वोटर्स को एक ही बार सोचना है, क्योंकि सब नेशनल पार्टी ही ज़्यादा करके इसमें रेस में रहती है। जैसे हमारे देश में बड़ी-बड़ी नेशनल पार्टी ले लीजिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस उसके बाद में आप देख रहे हैं, फिर राष्ट्रवादी हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, ऐसे नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, ऐसे कुछ एक पार्टियां जो है अभी नेशनल पार्टी पे वो लड़ती हैं। तो लोगों को बहुत आसान हो जाएगा कि वोटिंग कहाँ करना है, उनका एक मन जो है वो बनेगा और किसी एक पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी तो सरकार जो है वो स्टेबल सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी। और अगर कोई सरकार स्थिर है, तो उसके जो जितने भी बिल पास होने हैं, अमेंडमेंट होना है, लोगों का विकास करना है, तो विकास में ये जो विरोधी पक्ष है वो बाधा बनकर नहीं आएगा। जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन में विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझता किस पॉइंट पे वो विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुरारी जी। और जी, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, सुरक्षा के लिहाजे से, पुलिस प्रशासन के लिहाजे से, ईवीएम, एम्प्लॉय, कर्म पवार हो, राहुल गांधी हो, मल्लिका खड़से अर्जुन हो, ममता बनर्जी, केजरीवाल हो, ऐसे तमाम जो आपके विरोधी हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन पे क्यों सहमति नहीं बना रहे? इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे अभी तक जो मैं बिटवीन द लाइन रीड कर रहा हूँ कि ये विपक्ष क्यों डरता है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि किसी की एक हवा बहेगी, तो वो हवा तो लिमिटेड पीरियड में बहती है। मतलब उस समय जब बह रही है तो वो जोरों में बह रही है। मालूम पड़ा हरियाणा बीजेपी जीत गई है, फिर महाराष्ट्र भी जीत गई, लेकिन झारखंड हारी वो नहीं बोल सोचता ना आदमी, तो वो भी उसने सोचना चाहिए। तो उनको ये डर लग रहा है कि एक ही बार में इलेक्शन हुआ तो ये कहीं 400 पार ना हो जाए, ये कहीं बड़े मैंडेट में ना आ जाए। क्योंकि एक ही बार जो इलेक्शन हुआ तो मेंटालिटी जो है पूरे भारत की एक साथ वोटर की सोच चलेगी। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए
कि हो सकता है वोटर्स कभी उनके फेवर में भी वोट दे सकता है, तो वो डरे हुए हैं अंदर से। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, उनकी इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी नहीं है, उनकी देश की जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उस पे उन्हें भरोसा नहीं है। तो ये तो विपक्ष की कमजोरियां मैं गिना रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं विपक्ष की, कि उनको अपने किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं है और डर बहुत बड़ा उनके अंदर बैठा हुआ है। देखो, विपक्ष ने लोकसभा में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा किया है, वो दिख रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर पूरा एक ही तरफ इलेक्शन होता तो शायद विपक्ष को भी ज्यादा फायदा हो सकता था, शायद हमको भी ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन एक ही बार इलेक्शन होने के जो कई फायदे मैंने गिनाए, कि आपको यंत्रणा पे खर्चा कम होता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, वोटर की साइकोलॉजी सही होती है, वोटिंग डेफिनेटली जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। जब एक ही बार वोट होगा तो लोग बाहर निकलेंगे। अभी होता है कि आज वोट हो गया है महाराष्ट्र में, फिर हो रहा है कर्नाटका में, फिर हो रहा है तमिलनाडु में, तो वोटर्स भी तो देखते रहता है न्यूज के ऊपर क्या गड़बड़ चल रही है, तो वोटर विचलित हो जाता है। फिर मीडिया इसमें उनको डरा रहा है, तो मीडिया हमको भी डराता है, मीडिया उनको भी डराता है, लेकिन सब मामला तो टीआरपी पे आके रुकता है ना। चलिए, अगले सवाल में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संसद से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा तक संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का मुद्दा गरमाया रहा। क्या वजह रही कि बाबा साहब अम्बेडकर 2024 चुनाव के बाद विधानसभा से लेकर यहाँ तक चर्चा में आए और उसको लेकर के आपकी पार्टी की कह सकते हैं विचार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भारत रत्न महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, वकील थे, तो हमें उनसे ज्यादा लगाव है। और मैं ज्यादा जाति में विश्वास नहीं करता पर्सनली। हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, आज भी अजीत दादा के विचार सेकुलर विचार हैं, हम सबको लेकर चल रहे हैं। और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने भी कहीं बाबा साहेब को कहीं ठेस पहुंचाई, या उनकी उनकी किसी प्रतिमा को, क्योंकि आज भी देखिए आप, मोदी साहब बाकायदा उनको मान सम्मान देते हैं। ऐसा बोलना है कि पहले तो बाबा साहेब के समर्थक हम हैं, और वो भी हैं। उन सब ने ये सोचना है कि बाबा साहेब की तारीफ और उनके शान में जितना बोला जाए उतना कम है। एक सवाल और है। राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर आज परभनी पहुंचे थे, जहां कुछ दिन पहले लफड़े हुए थे। वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा के साथ जो संविधान की बुक थी, उसके साथ छेड़खानी हुई थी। उसमें विरोध में दो लोगों की मौत हुई थी। उनके घर आज राहुल गांधी पहुंचे थे। क्या राय होगी आपकी उनके इस मुलाकात देखिए भाई, राहुल गांधी जी, मैं देखता हूँ कि बीच में मैंने एक उनकी क्लिप देखी थी कि उन्होंने संविधान की बुक हाथ में ली हुई थी, और वो उस समय संविधान के ऊपर बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। और जब वो बुक गिरी और बाद में किसी के हाथ में लगी, और वो बुक जो है बाद में मीडिया ने भी देखी, तो अंदर से बुक ब्लैंक थी पूरी, सिर्फ कवर संविधान का था। तो जो आदमी इतना अनपढ़ हो, जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं कि बुक भी पकड़ना है तो कम से कम मैं संविधान की बुक ही पकड़ लूँ। तो तुम जो इवेंट करते हो कांग्रेस वाले, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी से इवेंट करना सीखना चाहिए। मैं इलेक्शन में उनके साथ में काम कर रहा था, मेरा सौभाग्य है कि महायुति में हम आ गए अजीत दादा के कारण। हमने बहुत कुछ सीखा, हमको पता चला कि बीजेपी किस तरह से इवेंट करती है, बीजेपी कितना जेन्युइन इवेंट करती है, बीजेपी कितना जेन्युइन आगे बढ़ती है। और इसी कारण बीजेपी आज बीजेपी है। और ये अपना संविधान पे बोलने का हक तो राहुल गांधी को है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अगर बुक भी पकड़ते हैं तो डुप्लीकेट पकड़ते हैं। उन्हें किसने रोका है कि वो संविधान की ओरिजिनल बुक पढ़ें? क्या उनके पास लोग नहीं है कि जो उनको ओरिजिनल बुक हाथ में देवे? आपको संविधान पे बोलने का अधिकार तब है, कुरान पे बोलने का अधिकार तब है, गीता और बाइबल पे बोलने का अधिकार तब है जब आपके हाथ में हो और वो चीज आपने पढ़ी हो। ये प्रोवोक करते हैं हम कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में इस देश में 75 वर्ष में कभी ना था, ना कभी होगा, क्योंकि ये भारत रत्न महामहिम बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। इस संविधान को सभी लोग मानते हैं। मोदी साहब हमारे आज के आदर्श हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, वो मानते हैं संविधान को। अमित शाह जी मानते हैं, अजीत दादा पवार मानते हैं, फडणवीस साहब मानते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नेता है जो संविधान को बिना माने इस देश को चला रहा है। ये देश बिल्कुल संविधान पे चल रहा है, सबके फंडामेंटल राइट सुरक्षित है। हम किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। अगर किसको लगता है कि उनका ये मानव अधिकार भंग हो रहा है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं।
न्यायपालिका का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। न्यायपालिका आपको न्याय देगी, अगर आपको कहीं लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। पर मुझे लगता नहीं कि कोर्ट में इस तरह के केसेस कांग्रेस पार्टी ने डाले हैं क्या कभी, कि उनका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या संविधान खतरे में, ऐसी कोई पिटीशन कोर्ट में नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ? जबकि किसी की शिकायत कहीं है ही नहीं। मीडिया में शिकायत करने से कुछ नहीं होता। और खैरनार से मालूम आपको, एक ज़माने में वीएमसी के कमिश्नर रहे, डेमोलिशन मैन बोला जाता था उनको। तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे और वगैरह को बोला था कि मेरे पास इनके खिलाफ ट्रक भर के पुरावे हैं, तो ट्रक भर के पुरावे मैं शिवाजी पार्क पर लाऊंगा। तो शिवाजी पार्क में कोई भी जज नहीं बैठता है, कोई कोर्ट नहीं, कोई वकील नहीं जाता है वहाँ। उन्हें क्या बोलना चाहिए था? पढ़े लिखे आदमी थे ना, उनको बोलना चाहिए था कि मैं ये सब पुरावे लेके कोर्ट जाऊंगा। तो ये लोग क्या है, सारे पुरावे लेकर बोलते हैं मीडिया में जाऊंगा, आजाद मैदान में जाऊंगा, कभी रामलीला मैदान में जाऊंगा, कभी वहां जाऊंगा। मैदानों में पुरावे नहीं देखे जाते, पुरावे कोर्ट में देखे जाते हैं। तो ये कोर्ट में आए, कोर्ट में दिखाए अपनी दलील कि संविधान कितना खतरे के अंदर है। एक बार भी ऐसा कोई पिटीशन नहीं आया। संविधान कितना खतरे में है ये देश देख रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर समझेंगे ड्रग्स की दलदल में मुंबई और महाराष्ट्र सरकार का चुनाव में किए गए वादे कब होंगे पूरे। ब्रेक के बाद आप सबका फिर स्वागत है। बात करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं इंद्रपाल सिंह जी। सर, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों ड्रग्स की दलदल में है। ऐसा इसलिए कि कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पर ड्रग्स के केसेस ना आ रहे हों। आए दिन ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। एक अधिवक्ता के नाते और एनसीपी नेता के नाते, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, अजित दादा पवार के काफी करीबी हैं, अक्सर आपकी मुलाकात होती है। ड्रग्स की दलदल में आर्थिक राजधानी मुंबई क्यों और कैसे बचेगी? मैं तो सबसे पहले मुरारी जी ये बोलना चाहूंगा कि ड्रग्स के केसेस कम हुए हैं। और ये जो आप बोल रहे हैं हर पुलिस स्टेशन में ड्रग के केसेस हो रहे हैं, तो वो गांजा 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो गांजा मिला हुआ हो रहे हैं। कई देश में तो गांजा को ड्रग्स में लिया ही नहीं गया है, मेडिसिन वगैरह में भी काफ़ी यूज होता है और काफ़ी अदर एक्टिविटीज में यूज होता है। तो ड्रग्स को इतना गांजा को इतना सीरियस ड्रग्स नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ अपने यहाँ जो है, अपने 20 किलो के ऊपर अगर गांजा पकड़ा जाए, तब जाकर ड्रग्स का जो एक केस ऐसा बनता है जिसमें कि वो छूटता नहीं है। ये कमर्शियल क्वांटिटी हो जाती है। एक होती है कंज्यूम करने की क्वांटिटी, जो आपने देखा होगा कि गांजा वगैरह कई वो संत महात्मा वगैरह को कई बार दिखाते थे, उस समय करते थे कंज्यूम। मैंने तो अभी कभी देखा ही नहीं है, लेकिन बहुत पहले पहले कोई चित्रों में दिखाते थे वो ऐसा सूटा उठा मार रहे हैं। तो उस समय देखते थे थोड़ा बहुत गांजा वगैरह का, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये भी चलन कम हो गया है। और गांजा के ही केसेस मुझे लग रहा है ज़्यादा बन रहे हैं। ये जो एक ड्रग था, जो घातक ड्रग है एमडी, एमडी के केसेस मुंबई में और महाराष्ट्र में 2021 और 22 के आंकड़े आप देखेंगे तो अभी 2024 के तो शायद आंकड़े प्रदर्शित नहीं हुए हैं, लेकिन 2023 में ये आंकड़े कम हुए हैं। जहाँ 1,500 केस हुआ करते थे, वहाँ 875 पे आ गया है। तो मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये एनसीबी जो यूनिट है वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिव है। और जहाँ भी उनको एक खबर मिलती है कि यहाँ से कोई ड्रग कहीं से, क्योंकि ड्रग्स तो बाहर से आता है, ये कोई मुंबई में बनता नहीं या मुंबई में पैदा नहीं होता या मुंबई में इसका कोई व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कई अदर स्टेट में, नाम नहीं लूंगा, वहाँ कई बार ड्रग्स कहीं पोर्ट पे पकड़ा गया है, लेकिन फिर वो मुंबई कैसे आया नहीं आया, उसमें से कितनी संभावनाएं हैं, ये भी संभावनाएं जरा कम है। क्योंकि हमारी मुंबई पुलिस, उसके व्यक्ति मैं एनसीबी की तारीफ करना चाहूँगा, जो ये यूनिट बना हुआ है एनसीबी का। ये एनसीबी की यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है कि इनके डर से, और खास करके इनकी यंत्रणा, जो इनका नेटवर्क है, इतना तगड़ा है कि अगर कहीं भी खबर मिलती है कि यहाँ किसी माध्यम से ड्रग आ रहा है, किसी भी माध्यम से, फिर वो फ्लाइट के माध्यम से हो, शिपिंग के माध्यम से हो, सी के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से हो, तो वो पकड़ लेते हैं और उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ड्रग्स अभी मुंबई उसके चपेट में नहीं है, क्योंकि पहले हम सुनते थे 2021, 22, 20, 19 रेव पार्टीज वगैरह होती थी। लोनावाला में रेव पार्टीज हो रही है, थाना में हो रही है, कई बड़े 5 स्टार होटल्स में कई बार रेड हुआ, रेव पार्टी में स्टार के बच्चे भी पकड़े गए, बड़े बड़े पैमाने पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी 5 6 सालों से
ड्रग्स की कोई रेव पार्टीज पे रेड पड़ा है, ऐसा कोई बड़ा केस मीडिया के पास है नहीं, जिससे हम ये कह सकें कि मुंबई ड्रग की चपेट में है। मैं समझ रहा हूँ कि आस्ते आस्ते हम मुंबई को ड्रग्स फ्री मुंबई बना रहे हैं, और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जिनके पास में गृह खाता है, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि जबरदस्त और बहुत ही डिवोटेड और इफिशिएंट गृह मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि वो ये ड्रग्स के ऊपर और नकेल कसेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो 875 भी है, ये भी खत्म करेंगे। अ, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आप जमानत से लेकर उनके केस लड़े हैं। नवाब मलिक के जब जेल में थे तो आपने उनके केस लड़े हुए हैं। क्या लगता है कि ड्रग्स को लेकर के कोई कानूनी फेरबदल करना चाहिए? क्या इसमें कोई और कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे ये सारी चीजें रुक पाएं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि छोटी क्वांटिटी में मिलता है और लोग महीने 2 महीने के अंदर जेल के बाहर से निकलते हैं और फिर इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है। तो एक अधिवक्ता के नाते क्या लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए लॉ के अंदर? ऑलरेडी ये कानून काफी सख्त है। इसमें आदमी 10-15 दिन में कभी छूटता नहीं है। समझो एक इनोसेंट भी पकड़ा गया, तो मुझे लगता है 2-2.5 महीने उसके, अगर इनोसेंट पकड़ा गया, किसके सामने आपने किसको प्लांट कर दिया, किसी दुश्मन ने निकाल दी कि थोड़ा ड्रग उसके यहाँ रख दिया, तो भी उसको छूटते छूटते काफी लंबी प्रक्रिया है, और जल्दी ड्रग की सुनवाई नहीं होती। जजेज जो भी एनडीपीएस जिनको सौंपा गया है, उनका एक माइंड सेट होता है कि वो सेशन कोर्ट में जल्दी इंटरटेन करते नहीं है। तो बहुत कोई कंज्यूम करता है, समझो किसी ने गांजा कंज्यूम करता हुआ पकड़ा और उसको ट्रैप करके उठा के आपने बंद कर दिया, उसके बाद 100 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम गांजा मिला या आपने उठा के बंद कर दिया, तो उसको एक बिल साधारण टाइम में हो जाती है। और एक जो कमर्शियल क्वांटिटी है, इसमें जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक ड्रग है, एमडी है, गांजा है और क्या क्या है। तो वो 10 साल से लेकर 20 साल तक की सजा है। तो 20 साल में तो वो आदमी मुझे लगता है जेल में जिंदा ही नहीं रह पाता है, क्योंकि वो आजीवन कारावास हो गया या फिर स्वर्गवास हो गया, दोनों में से एक ही हो गया। तो ये लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसा है, लेकिन थोड़ा और भी अगर संविधान में इसमें क्या बोलते हैं, एनडीपीएस एक्ट में और भी कड़क करने का लोगों की मांग रहेगी, तो हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो उन्होंने बीएनएस जो और बीएनएस दोनों बदला है, तो उसके अंदर उन्होंने काफी अच्छा मतलब स्पीडी सब काम किया है कि न्याय भी जल्दी मिले, सजा भी जल्दी मिले और क्राइम भी कम हो। आगे भी हम देखेंगे कि एनडीपीएस एक स्पेशल एक्ट है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक अलग एक्ट है, एंटी करप्शन का एक अलग एक्ट है। तो ये एक्टों में अमेंडमेंट करने के लिए टाइम लगता है, और ये एक्टों के लिए फिर आपको फिर से एक बिल लाना होगा और फिर से पास कराना होगा। चलिए ठीक है सर। आखिरी एक सवाल पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं। चुनाव के दरमियान जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था या पार्टी की तरफ से या सहयोगी पार्टियों की तरफ से जो वादा किए गए थे, उसे पूरा करने के लिए सरकार की भूमिका क्या है और अजीत दादा पवार की भूमिका क्या है? किस तरह से आगे बढ़? सबसे पहले तो मैं महायुति में हमारे जो तीनों घटक हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें जो खाते चाहिए थे पब्लिक सेवा करने के लिए, और हमारे वोटर्स और हमारे मतदाताओं के लिए काम करने के लिए, जो हमें बड़े-बड़े खाते चाहिए थे, वो सभी खाते हमें दिए गए। जैसे अजीत दादा को अन्न को ये क्या नाम है हमारा उत्पादन शुल्क दिया गया, धनंजय मुंडे को सॉरी इनको फाइनेंस और वो दिया गया, उत्पादन शुल्क दिया गया जो कि उनको चाहिए था, जिसमें उनका एक्सपर्टाइज है। धनंजय मुंडे को अन्न व औषधि वगैरह दिया गया, शिवरात्रि भोसले को ये दिया गया, ये क्या नाम है, सार्वजनिक बांधकाम वगैरह दिया गया। ऐसा हमारे पास सहकार भी है, हमारे पास मदद पुनर्वसन है, औषध है, अन्न है, मतलब सारे डिपार्टमेंट जो हम एक वोटर्स का काम कर सकें और वोटर्स को ऐसा लगे कि उसने हमको चुन के दिया तो उनके काम हुए और उनका विकास हुआ, उस दिशा में बढ़ सके, ऐसे खाते हमें मिले हैं। और ऐसे हमने मंत्री भी इस समय अच्छे नए नए फेसेस दिए, हमने बहुत से लोगों को, नए लोगों को इस समय चांस दिया है, ताकि नए लोग नई ऊर्जा और नया फेस लेकर आएंगे तो अच्छी तरह से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस समय जनता के बीच में उतर के उनके उन्हें उन्हें जो हमने वादे किए हैं, वो सारे वादे पूरे करने में हम कामयाब होंगे। और इस 5 साल में इतना बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस रहेगा पूरा,
कि हम अगले 5 साल के लिए मतदाता तैयार रहेगा कि जैसे लाडली बहन में हमने उनको, लाडली बहन योजना तो हमारे माननीय अजित पवार की थी, फाइनेंस होने के बाद है, पर जो भी योजना होती है मुख्यमंत्री का मानी जाती है, तो मुख्यमंत्री जी की भी थी, एक देवा बहू की भी थी, तो ये योजना वो सक्सेस हुई है। आगे भी कई योजनाएं और भी आएंगी जिसमें हम सक्सेस लेंगे, सक्सेस मिलेगी और लोगों को हम रोजगार भी देंगे, स्वयं रोजगार भी देंगे। बीमा में अच्छी योजनाएं आई है, सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी योजनाएं आई है, बैंकिंग में ज़्यादा सुविधा हुई है, इंश्योरेंस में ज़्यादा हम उनको बेनिफिट्स और दे रहे हैं। तो ये सब लोग ध्यान में रखते हैं और ये ध्यान में रखकर वोट देते हैं। कोई ईवीएम वोट नहीं गिराता है। जी। अगर पार्टी की बात करें, आपने कहा कि मंत्रिमंडल जो चाहिए था, जो मंत्री पद चाहिए था, वो अजीत दादा पवार को मिले। लेकिन आपके एक वरिष्ठ नेता इन दिनों छगन भुजबल जी काफी नाराज चल रहे हैं। आज तो उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की है और कुछ अलग सुर बदले से लग रहे हैं। कैसे मनाएंगे उन्हें? मैं देखिए क्या होता है कि माननीय छगन भुजबल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वक्त-वक्त पे बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर वो होम मिनिस्टर रहे हैं, अभी तो राशनिंग मिनिस्टर थे ही, तो उन्होंने सभी पदों को भोगा है, सभी मिनिस्ट्री उन्होंने एन्जॉय किया है और अभी वो नाराज़ इसलिए चल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए और किसी कारण से ये देखिए क्या होता है, ये माननीय अजित पवार सिर्फ उनका रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि मुझे इनको रखना है, लेकिन फैसला जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है और मुख्यमंत्री की ये कैबिनेट होती है। जैसे अभी अपन कहते हैं मोदी सरकार, फिर अपन कहते थे शिंदे सरकार, अभी देवा बहू की सरकार है। तो जिनकी सरकार होती है वो फाइनल स्ट्रोक वही लगाता है। तो अगर वहां से कुछ आपत्ति आई होगी तो वो हिसाब से उनको नहीं रखा गया है। लेकिन जरूर मुझे लगता है कि हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं वो, और उनकी उनमें इतनी प्रतिभा है और ओबीसी का बहुत बड़ा फेस है, तो उन्हें माननीय अजीत दादा पवार कहीं ना कहीं बड़ी जगह सम्मानित करेंगे उनको। आखिरी एक सवाल रहेगा कि सरकार शपथ ले चुकी है, कार्यभार शुरू हो चुका है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कौन से ऐसे कार्य है जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है और काफी आवश्यकता भी है? मुंबई के तो जो भी कार्य हैं, अभी आप देख लीजिए, मुंबई में रोजगार सबसे बड़ी है, आवास सबसे बड़ा है। तो यहाँ उन्होंने डिसाइड किया है कि हर उस आदमी को जिसका अपना घर नहीं है, उसको अपना घर देना है। सबसे बड़ा वादा हमारा है कि आपका अपना घर होगा, आपके सर पे आपकी अपनी छत होगी, आपको या तो स्वयं रोजगार मिलेगा या आपको रोजगार दिया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या आपका एम्प्लॉयमेंट होगा। उसके अलावा हमने जो पढ़ रहे हैं हमारे युवा लोग, उनके लिए भी एक पैकेज रखा हुआ है कि पढ़ते वक्त उनको क्या मिलना चाहिए, स्टाइपेंड क्या मिलना चाहिए। पढ़ने के बाद में जब वो प्रोफेशनल बनते हैं तो उनको किस तरह से स्टाइपेंड देना है। बाद में वो छोटी इंडस्ट्रीज खोलते हैं तो उनको एमएसएसडी में, एमएसएमई में कैसे लोन देना है। वो सारे नॉर्म हमने डिसाइड किए हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया हम लोगों को अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और मुंबई को सशक्त आर्थिक राजधानी बनाने का जो एक महायुति सरकार का सपना है, हम वो साकार करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र अब रुकेगा नहीं, ये हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे साथ मुंबई हाई कोर्ट के अधिवक्ता एनसीपी के नेता इंद्रपाल सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक गतिविधियां, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर पर भी बात की। इसी तरह अगले सप्ताह फिर किसी एक नए शख्स से बात करेंगे और जनता की समस्या, राजनेताओं का विचार आपके सामने लाएंगे।